तो स्टूडेंट्स, मार्क्स के जो सिद्धांत अपन देख रहे हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जानते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद में यही जो चारों सिद्धांत मार्क्स ने एक वैज्ञानिक तरीके से बताए हैं कि किस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था है वो श्रमिकों का शोषण करती है, उन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और किन तरीकों से आगे क्रांति होगी वो भविष्यवाणी करता है, और किस तरीके से साम्यवाद की स्थापना होगी। तो यहां से इतिहास से लेकर साम्यवादी अवस्था स्थापित होने तक का वो एक व्यवस्थित क्रम में जो चीजें बताता है, उन्हीं को हम वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में आज हम जिस सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं वो सिद्धांत है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। उससे पूर्व में हम देख चुके हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष। उसी क्रम में आज हम देख रहे हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, सबसे पहले मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि जितने भी सिद्धांत मार्क्स ने बनाए हैं उन समस्त सिद्धांतों के पीछे उसका एक विशेष उद्देश्य है श्रमिकों को यह बताना, यह समझाना कि किस प्रकार उनके साथ अन्याय हो रहा है और किस प्रकार एक सुनहरा भविष्य उनको मिलेगा, उसके तरीके वो बता रहा है। उनके लिए उसने सिद्धांतों का निर्माण किया है। उसी क्रम में, उसी कड़ी में उसने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें श्रमिक वर्ग काम कर रहे हैं, वो कह रहा है कि आप लोग जिस व्यवस्था में काम कर रहे हैं उस व्यवस्था की दो चीजें वो इस सिद्धांत के माध्यम से बताना चाह रहा है कि ये अन्यायपूर्ण है, आपके साथ श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है, और दूसरा वो ये बताता है कि यह जो व्यवस्था है यह शोषणकारी व्यवस्था है, अर्थात श्रमिकों का इसमें शोषण हो रहा है। अब श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है, कैसे हो रहा है, शोषण हो रहा है तो किस प्रकार किया जा रहा है, यह चीज बताने के लिए मार्क्स ने अपना एक सिद्धांत दिया है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जहां उसने माना है कि श्रमिक को जितना उनके श्रम के प्रतिफल के रूप में, श्रम के बदले जितना मिलना चाहिए उसका बहुत कम हिस्सा उनको मिल रहा है, और उनके साथ यही अन्याय हो रहा है कि वो हिस्सा कोई दूसरा व्यक्ति है जो पूंजीपति है वो उनका खा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को सिद्ध करने के लिए मार्क्स ने इस व्यवस्था को न्यायपूर्ण शोषणकारी बताते हुए उसको सिद्ध किया है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो मार्क्स ने अपनी जो पुस्तक है दास कैपिटल, उसमें बहुत सी बातें इस शोषण और अन्याय को लेकर लिखी है जो पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा उसका मानना है कि श्रमिक वर्ग के साथ किया जा रहा है। श्रमिक वर्ग का किस तरीके से पूंजीपति वर्ग है वो किन किन तरीकों से शोषण कर रहा है, और इसी सिद्धांत को अच्छी तरीके से बताने के बाद में मार्क्स ये आह्वान करता है मजदूरों से कि यदि आपको इस शोषण से मुक्त होना है, आपको यदि इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से मुक्त होना है, तो वह कहता है कि इसके लिए क्रांति करनी होगी, और क्रांति जिस दिन होगी, जैसा आपने पूर्व में पढ़ा है, वो कहता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। आपको सब कुछ, वो सब कुछ मिलेगा जो इस अन्याय और शोषण के कारण आपसे पूंजीपति वर्ग द्वारा छीन लिया गया है, या जो आपके अधिकार का है, आपके जिन पर आपका हक है, वो सारा हक आपको दोबारा मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक बड़ी क्रांति मार्क्स कहता है कि श्रमिकों को करनी होगी। तो दास कैपिटल में इसी चीज को लेकर उन्होंने इस जो सिद्धांत की अपन बात करते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो जैसा कि उसने बताया भी है कि देखिए, एक तो उपयोग मूल्य होता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता है वह उसका मूल्य निर्धारित करती है। ठीक है, अब उपयोगिता है, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की बहुत ज्यादा उपयोगिता है, तो यह उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मूल्य उसका दे, या सामने वाला उसकी उपयोगिता के आधार पे। एक मूल्य अपन बात करते हैं एक्सचेंज मार्केट वैल्यू, जिसको हम कहते हैं कि विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य की जब हम बात करें, किसी वस्तु का बाजार मूल्य, जब आप एक बाजार मूल्य की बात करें,
तो यहां मार्क्स कहता है कि ये जो विनिमय मूल्य है इसका निर्धारण श्रम के आधार पे होता है। ये कहता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन है वो श्रमिक करता है। श्रम चूंकि कौन करता है? श्रमिक करता है, इसलिए उसका मानना है कि बाजार मूल्य उतना ही होता है, निर्धारित किया जाता है जितना उसमें श्रम का मूल्य है। अर्थात श्रमिक ने जो श्रम किया है वही मूल्य बाजार मूल्य है। उसका बाजार में जो भी उसको लोग खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपने आगे एग्जाम्पल से बात करेंगे, तो एक तरीके से वो कहता है कि बाजार के मूल्य पे मूल जो राइट बनता है वो किसका बन रहा है? श्रमिक का बनता है, क्योंकि श्रम से जब मूल्य का निर्धारण हो रहा है तो श्रम करने वाला वास्तविक व्यक्ति कौन है? श्रमिक है। ठीक है, एक चीज तो एक पहला आप यहां समझ लीजिए। अब वो दूसरा कहता है कि जब श्रमिक द्वारा विनिमय मूल्य निर्धारित हो चुका है तो इसका मतलब कि बाजार में वो वस्तु जितने मूल्य पे जा रही है, अर्थात जो बाजार वैल्यू उसकी है, विनिमय मूल्य जो है, वो किसको मिलना चाहिए? सारा का सारा श्रम करने वाले श्रमिक को मिलना चाहिए। ये मार्क्स का मानना है कि जब वस्तु का मूल्य जो मार्केट वैल्यू है उसकी जब निर्धारित होती है, वो कहता है कि उत्पादन किस पे डिपेंड करता है? श्रम पे। तो श्रम के आधार पे उसका विनिमय मूल्य निर्धारित हो गया, उसकी मार्केट वैल्यू जो बिक रही है वो चीज वो हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने रुपए में वो चीज बेची जा रही है, जितने उसका मूल्य प्राप्त हो रहा है, उस पे सारा अधिकार किसका हो गया? श्रम करने वाले श्रमिक का। लेकिन वो ये कहता है कि श्रम करने वाले श्रमिक को उसका वह मूल्य नहीं मिलता है, बल्कि उसका केवल कुछ भाग उसको दिया जाता है और अधिकांश भाग है वो पूंजीपति अपने पास रख लेता है, अपने लाभ के नाम पे रख लेता है। वो कहता है कि यह वेतन जो उसको जो एक कम वेतन दिया जाता है, बाकी का जो सारा धन है वो धन उसका हड़प लिया जाता है पूंजीपति के द्वारा। जबकि वो कहता है कि वास्तविक अधिकार किसका है? इस सारे जो बाजार में जो वस्तु जितने पे बिकी है उस सारे पे वास्तविक अधिकार श्रमिक का होना चाहिए, लेकिन श्रमिक को उसका बहुत कम मूल्य मिलता है, उसको उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता है। एक एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए, जिससे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से मार्क्स बताता है कि यह व्यवस्था किस तरीके से अन्यायकारी है, कैसे अतिरिक्त मूल्य के नाम पर श्रमिकों का शोषण होता है। जैसे मान लीजिए वो कहता है कि एक्स वस्तु है, इसका प्रोडक्शन श्रम करके श्रमिकों ने किया, और ये एक्स वस्तु जब मार्केट में बिकती है, चाहे मान लीजिए ये कंबल है, एक बड़ी कंबल हो सकती है, ठीक है, या और कोई वस्तु हो सकती है, अलमीरा हो सकती है, कुछ भी है, तो ये एक्स वस्तु मार्केट में बिकी 1600 रुपए में, और इस वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए मान लीजिए मजदूर है वो 8 घंटे श्रम करता है। 8 घंटे श्रम करने के बाद में उसने उस 8 घंटे में एक कंबल बनाया या एक्स वस्तु उसने बनाई, और वो वस्तु बाजार में कितने में उस विक्रय मूल्य उसका था? 1600 रुपए में वस्तु बिकी। ठीक है, तो सारा प्रोडक्शन मार्क्स के अनुसार, मार्क्स कहता है कि उत्पादन किसकी वजह से हुआ है? श्रम की वजह से हुआ है। तो ये कह रहा है कि 1600 रुपए किसको मिलने चाहिए? उस श्रम करने वाले श्रमिक को मिलने चाहिए। श्रमिक को कितने रुपए मिलने चाहिए? 1600 रुपए। अर्थात 8 घंटे के हिसाब से देखें तो 2 घंटे 200 रुपए उसको पर घंटे के हिसाब से मिलने चाहिए। लेकिन पूंजीपति क्या करता है? ये कह रहा है कि पूंजीपति उसे उस पूरे दिन के मात्र 400 रुपए वेतन के उसको दे रहा है, कि उसे पर डे 8 घंटे के 400 रुपए उसको दिए जाएंगे। आप देखिए, वो अपने श्रम से उत्पादन कर रहा है 1600 रुपए और उसको मिल कितने रहे हैं? 400 रुपए। ये मार्क्स जो समझाना चाह रहा है। मार्क्स कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि केवल उसे 2 घंटे का वेतन दिया गया है, बाकी के जो 6 घंटे हैं, अर्थात 1200 रुपए जो अगले 6 घंटे के होने चाहिए, वो उसके किसने ले लिए? पूंजीपति ने ले लिए लाभ के नाम पर। ये पूंजीपति जिस फैक्ट्री में वो कंबल तैयार होती है, जो एक्स वस्तु तैयार होती है,
उसमें से केवल 400 रुपए श्रमिक को दिए गए हैं, बाकी जो 1200 रुपए हैं वो पूंजीपति ने लिए हैं और इसे वह कहता है लाभ, लाभ के नाम पर, कि उसे 1200 रुपए का लाभ हुआ, 400 रुपए उसने मजदूर को, श्रमिक को दे दिए। अर्थात मार्क्स कहता है कि उसके 6 घंटे का जो श्रम है, उस 6 घंटे के श्रम का जो पैसा, जो धन उसको मिलना चाहिए, वो किसने हड़प लिया? पूंजीपति ने हड़प लिया। किसके नाम पर? लाभ के नाम पर। समझ गए आप इस चीज को? बस यही जो 1200 रुपए है, यही अतिरिक्त मूल्य है। ये कहता है कि ये अतिरिक्त मूल्य है जो श्रमिक को मिलना चाहिए था, लेकिन पूंजीपति इसको केवल इसलिए हड़प लेता है कि उसका स्वामित्व पूंजी और उस संसाधनों पर है। तो ये कह रहा है कि केवल संसाधनों पर स्वामित्व के कारण पूंजीपति है वो श्रमिक वर्ग के पैसे को, श्रमिक वर्ग के श्रम से उत्पन्न किए गए उस विनिमय मूल्य को स्वयं हड़प लेते हैं। इसलिए वो कहता है कि यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, शोषणकारी है। जिस दिन आप पूंजीपति वर्ग को हटा दोगे, बीच से हटा दोगे, क्रांति होने के बाद में, ये कह रहा है कि ये सारा जो 1600 रुपए है वो कहां तक पहुंचेगा? वास्तविक उस श्रमिक तक पहुंचेगा जिसने उस वस्तु को उत्पन्न करने में, उत्पादन करने में अपना श्रम दिया है। समझ गया इस चीज को? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतिरिक्त मूल्य, जैसा कि मार्क्स डेफिनेशन देता है कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है, अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है 1600 रुपए, और जिसे वह वास्तव में पाता है उत्पन्न। समझ गए आप इस चीज को? दो मूल्य हो गए ना यहाँ। एक वो मूल्य जो उसने पैदा किया, अपने श्रम से वस्तु तैयार की, 1600 रुपए उसको उस वस्तु के मिल रहे हैं, एक तो ये मूल्य, और एक उस श्रम के बदले उसे वेतन के रूप में कितना दिया गया? 400 रुपए। तो दो मूल्य हो गए। तो एक वह मूल्य जो उसने उत्पन्न किया है और दूसरा वह मूल्य जो उसे प्राप्त हुआ है। इन दोनों मूल्यों का अंतर अर्थात 1600 माइनस 400, इन दोनों मूल्यों का अंतर कितना हुआ? 1200 रुपए। ये 1200 है, यही अतिरिक्त मूल्य है। समझ गए आप इस चीज को? अब मार्क्स कहता है कि इस अतिरिक्त मूल्य पर वास्तविक जो अधिकार है वो किसका है? वो श्रमिक का है। लेकिन पूंजीपति वर्ग है वह इसे हड़प लेता है और कम वेतन देकर वह श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। ठीक है? तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से मार्क्स मजदूरों को, श्रमिक वर्ग को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो किसी भी वस्तु को जब तैयार करते हैं तो आपके श्रम से वो वस्तु तैयार होती है। क्योंकि भूमि और पूंजी के ऊपर उसने बताया कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से कि गलत तरीके से उसने पहले से उन चीजों पर अधिकार कर लिया, वो स्वामित्व उसने प्राप्त कर लिया। बस केवल उस स्वामित्व के कारण ही वह आपके श्रम का पर्याप्त मूल्य आपको नहीं दे रहा है, बल्कि आपके श्रम को बेचकर बहुत कम वेतन आपको चुकाता है और बाकी सारा आपके अधिकार का, या जो आपका मूल्य है, आपके श्रम का जो आपको मिलना चाहिए, वह सारा मूल्य वह स्वयं हड़प लेता है। और इसी को वह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का नाम देता है। तो समझ गए होंगे आप इसको कि अतिरिक्त मूल्य है, उसमें सीधा सा अर्थ, आप तीन चीजें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिए कि सबसे पहली चीज ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो श्रमिक वर्ग है वह अपनी श्रम की शक्ति से उत्पादन करता है, मार्क्स ये कहता है। दूसरा वो ये बताना चाहता है कि जब श्रम शक्ति से उत्पादन हो रहा है तो जो वस्तु मार्केट में बिक रही है, उसका जो मार्केट वैल्यू है, जो उसका विनिमय मूल्य है, वो भी किससे निर्धारित है? श्रम से निर्धारित हो रहा है। तो एक तरीके से श्रमिक है वह उस वस्तु के विनिमय मूल्य को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक है। लेकिन वो कहता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे वह विनिमय मूल्य नहीं मिलता है, बल्कि उस विनिमय मूल्य का एक बहुत कम भाग है वह उसे मिल पाता है, और जो बड़ा भाग है वह पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है। और इसी को वह कहता है कि यह अतिरिक्त मूल्य जिस पर कि वास्तविक अधिकार है वो श्रमिक वर्ग का है, इसे पूंजीपति ले लेता है। और आगे वह वही बात कहता है जैसा कि
पूर्व सिद्धांतों में आपने देखा, उसने कहा कि अब जब क्रांति होगी, सारे मजदूर जब इस अन्याय को समझ जाएंगे, शोषणकारी व्यवस्था को देख लेंगे, तो आने वाले समय में जब क्रांति होगी, जो उसने द्वंद्वात्मक सिद्धांत में भी बताई है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में भी वह बताता है, अतिरिक्त उसमें इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में भी वह बताता है कि पूंजीवाद जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो वह स्वयं अपने नष्ट होने की जो व्यवस्था है वो स्वयं ही करने लग जाएगा। और ये पूंजीपति इतने अधिक महत्वाकांक्षा में वो हो जाएंगे कि छोटे छोटे पूंजीपति समाप्त कर देंगे और अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए कह रहा है कि यही अतिरिक्त लाभ की जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो वही आगे चल के उनकी समाप्ति का कारण बनेगी। ये कह रहे कि वो अतिरिक्त लाभ, उस लाभ के लालच के पीछे इतना अधिक पीछे भगते रहेंगे कि अतिरिक्त लाभ कमाने में, यहां वो कह रहा है कि दो समस्याएं उनको आएंगी कि वो लाभ कमाने के चक्कर में शोषण ज्यादा करेंगे, तो शोषण ज्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से वो कहता है कि श्रमिकों में बहुत ज्यादा असंतोष उत्पन्न हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि असंतोष बढ़ेगा, और दूसरा वो ये कहता है कि चूंकि यही लाभ कमाने की जो उनकी प्रवृत्ति है, तो वो क्या करेंगे, और ज्यादा बिजनेस करेंगे, और ज्यादा उद्योग धंधे खोलेंगे। तो ये कह रहा है कि मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, जितने अधिक उद्योग धंधे बढ़ेंगे उतने मजदूरों की संख्या भी बढ़ेगी, तो मजदूरों की संख्या में वृद्धि होगी और अतिरिक्त लाभ के कारण उनके असंतोष में भी वृद्धि होगी, क्योंकि वो कम उनको वेतन देगा, ज्यादा लाभ कमाएगा, तो जब उनको अपने श्रम का सही वेतन नहीं मिलेगा तो उनमें असंतोष की वृद्धि होगी निश्चित रूप से। और तीसरी वो चीज कहता है कि यही अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए वो चाहेगा कि मार्केट पे ज्यादा से ज्यादा उसका अधिकार हो, दूसरे जो उद्योग धंधे हैं वो कम हो। तो ये गलाकाट जो प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा में वो कहता है कि छोटे छोटे पूंजीपति है वो समाप्त हो जाएंगे और बड़े पूंजीपति कम संख्या में बचेंगे, क्योंकि एक ही पूंजीपति है वो कई तरह के बिजनेस करेगा, तो कम संख्या में होंगे, तो मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, पूंजीपतियों की कम हो जाएगी, और ये असंतोष है वो क्रांति का कारण बनेगा। और ये कहता है कि इस क्रांति का सामना इतने बड़े मजदूरों के सामने कुछ पूंजीपति, मुट्ठी भर जो पूंजीपति है वो नहीं कर पाएंगे और वो समाप्त हो जाएंगे और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। तो अतिरिक्त लाभ का जो सिद्धांत है, जो उसने बताया है कि अतिरिक्त लाभ क्या है, अतिरिक्त लाभ जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य में से आप उस वस्तु के द्वारा, उस वस्तु के बदले जो श्रमिक को चुकाया गया वेतन है वो निकाल दीजिए, अर्थात उसका जो लागत, श्रम की लागत आप सीधा से ले लीजिए, मार्क्स उसी को लागत बताता है जो श्रम के लिए चुकाई जाती है। तो विक्रय मूल्य में से आप उसकी लागत मूल्य, जो श्रम का मूल्य है वो चुका दीजिए, बाकी जो शेष रहता है, जो बीच में अंतर आता है, वही अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति लाभ का नाम लेकर हड़प लेते हैं, जबकि मार्क्स कहता है कि उस पर वास्तविक अधिकार उन श्रमिक वर्ग का होगा। ठीक है, तो ये है मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत।